क्रिएट इन इंडिया, यानी कि भारत में कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, पूरी दुनिया में वो भारत का कंटेंट जाए। आजकल नज़रिया बदल गया है दर्शकों का फिल्में देखने का, मनोरंजन देखने का। तो अब कहीं ना कहीं हम सिनेमा से OTT की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। भारत का जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के माध्यम से इंटरेक्ट भी करे। ये ग्लोबल लेवल पे तो होगा ही, इसके साथ हमने हिंदुस्तानी कल्चर और उसके साथ रीजनल सिनेमा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे एक्टर आपको होंगे जो कि उनकी डेथ हुए 50 साल हो गए, बट हम उनको वापस जीवंत सिनेमा के पर्दे पे देख पाएंगे, ऐसी कोशिशें चल रही है। जो टॉप के 5 देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत टॉप 5 में आज भी है। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष पॉडकास्ट प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गुप्ता। दोस्तों, मीडिया और एंटरटेनमेंट के फील्ड में जिस तरह का बदलाव आ रहा है, उससे दर्शकों का जो देखने का नज़रिया है पूरी तरह बदल गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद ऑडियंस का कंटेंट देखने का नज़रिए में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसी परिवर्तनशील माहौल में भारत सरकार वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कर रही है। ये 1 से 4 मई मुंबई में इसका आयोजन होगा। इस चीज़ से एंटरटेनमेंट और मीडिया जगत में किस तरह का बदलाव आएगा, क्या भविष्य होगा मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर भारत के ख्यातनाम फिल्म प्रदर्शक और वितरक राज बंसल साहब। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो मुंबई में 2025 वेव्स 2025 का आयोजन हो रहा है, सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव इसको कहा जा रहा है। इसको आप किस तरह देखते हैं, इस कार्यक्रम इसको? देखिए, जब मैंने वेव्स 25 के बारे में सुना था तो एक बार मेरे को भी समझ में नहीं आया था कि क्या करने जा रहे हैं, पर जब उसकी डिटेल्स में जब मैं गया तो मुझे लगा वाकई में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है मनोरंजन के क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हमारे INB मिनिस्टर वैष्णव जी का ये बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है, और उस हिसाब से जिस ढंग से आजकल नज़रिया बदल गया है दर्शकों का फिल्में देखने का, मनोरंजन देखने का, तो अब कहीं ना कहीं हम सिनेमा से OTT की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। और OTT की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव या अट्रैक्शन बढ़ा कोरोना के दौर में। तो हमें घर बैठे मनोरंजन देखने को मिला और वैरायटी ऑफ मनोरंजन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म ने सिनेमा को पीछे छोड़ दिया है, और वर्ल्ड में ही ये फैक्ट है कि OTT कहीं ना कहीं आगे निकल गया है। तो जिस ढंग से वेव्स 25 का आगाज़ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक नया क्रांतिकारी कदम है, भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा में। सर, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसी तरह ये जो वेव्स 2025 शुरू हुआ था तो क्रिएट इन इंडिया, यानी कि भारत में कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, पूरी दुनिया में वो भारत का कंटेंट जाए, तो उसी के तहत इसका आयोजन हो रहा था। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि भारत में जो कंटेंट डेवलप होगा उसका विश्वव्याप यानी भारत ग्लोबल उसका असर किस तरह देखते हैं, आपको क्या असर होगा उसका? देखिए, अभी तक क्या होता था ना, OTT का मतलब हम समझते थे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और इस टाइप के और कई प्लेटफॉर्म हैं, तो उसके अलावा उससे आगे हम सोच ही नहीं पाते थे। पर कहीं ना कहीं हम जब बैठते थे, डिस्कशन करते थे, तो हमको ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को भटका रहा है। उन कंटेंट की भाषा, उसमें जिस ढंग की स्टोरीज़ वो सेलेक्ट करते हैं, जिस ढंग का व्यवहार होता है, तो हमें लग रहा था कि हमारी आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भटक रही है। एंटरटेनमेंट हो रहा है पर कहीं ना कहीं संस्कारों से नहीं जुड़ रही है, संस्कारों से दूर जा रही है। तो भारत सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय है, और ये ग्लोबल लेवल पे तो होगा ही, इसके साथ हमें हिंदुस्तानी कल्चर और उसके साथ रीजनल सिनेमा, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। और हमारे यहाँ मेरा ये मानना है कि हमारे तो टैलेंट भर के है, उनको मौका नहीं पड़ता, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो टेक्निकल हो, किसी भी तरह से हो। इतनी अपार संभावनाएं हैं, इतने अपार हमारे पास टैलेंट है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं वेव्स का मकसद भी यही है कि एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जाए देश के युवाओं के लिए, देश के कलाकारों के लिए, और ये वो उसी में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया सर कि इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो वेव्स 2025 किया जा रहा है, इसके माध्यम से भारत के जो मीडिया है, भारत का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है,
उसको एक ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में भारत सरकार कहीं ना कहीं एक प्रयास कर रही है कि भारत का जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के माध्यम से इंटरेक्ट भी करे और एक ग्लोबल पावर के रूप में वो स्थापित हो। तो आपको लगता है सर इस आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कितना असर, असर इसका आपको देखने को लगता है? नहीं, बहुत बहुत असर मिलेगा। और अभी जो मेरे को अभी तक जो जानकारी मिली है तो उसमें शाहरुख खान, आमिर खान, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये सब इसमें भाग ले रहे हैं। और ये पहली बार है कि इतने बड़े लेवल पे ये आयोजन हो रहा है और इस सब में पूरी फिल्म इंडस्ट्री भाग ले रही है। और ये अच्छी बात ये हुई कि ये बम्बई में आयोजन किया जा रहा है इसका, तो इसका तो दूरगामी असर होगा और बहुत जल्द होगा। सर इसके साथ साथ एक बात कही जाती है कि भारत में जो कहानी कहने की परंपरा है, जिसको हम कहन सुनन की जिसको परंपरा बोलते हैं, श्रुति परंपरा जिसको हम बोलते हैं, तो पूरी दुनिया में भारत की कहानी कहने की परंपरा, भारत की कहानियाँ कही जा रही है, सुनी जा रही है। आप भी देखते हैं कि हॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो भारत की कहानी पर आधारित हैं। तो ये इस आयोजन के माध्यम से हम एक कह सकते हैं कि भारत की जो कहानियाँ हैं, भारत की जो देहात अंचल में जो कहानियाँ हैं, उसको हम एक विश्व प्लेटफार्म पर ले जा सकते हैं और एक बड़ा व्याप पूरी दुनिया में इसका आयोजन का हो सकता है। तो किस तरह इस आयोजन को भारत की परंपराओं को विश्व में पहुंचाने का माध्यम से आप देखते हैं? देखिए, अभी तक मेरे ख्याल किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। ये जो वेव्स का आयोजन है ये दूरगामी परिणाम में इसलिए बोल रहा हूँ इसके लिए क्योंकि हमारा टूरिज़्म इससे बहुत बढ़ेगा। क्योंकि जब हम ये प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, तो देश में शूटिंग ज़्यादा होगी। हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर, हमारी इतनी परंपराएं हैं, वो सारी विश्व देखेगा और वो कहीं ना कहीं हमसे अट्रैक्ट होगा। और जब वो हमारे मॉन्यूमेंट्स, महल और लोकेशन देखेगा तो वो खिंच खिंच के यहाँ आ जाएगा। इससे पहले हमने स्विट्ज़रलैंड का देखा कि उसको वर्ल्ड मैप पे ले आया गया, तो फिल्मों के द्वारा स्विट्ज़रलैंड को वर्ल्ड मैप पे ले आया। OTT प्लेटफॉर्म तो फिल्मों से कहीं बड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सही दिशा में चले तो अगले 5 साल में भारत की जो टूरिज़्म रेवेन्यू है कई गुना बढ़ जाएगी। जी सर, जब हम वेव्स 2025 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री बात करते हैं कि इसके माध्यम से कंटेंट क्रिएटर का तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, टेक्नोलॉजी का भी इंटरेक्शन होगा। तो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है भारत में आएगी, भारत की जो टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों में जाएगी। तो नई तकनीक का जो प्रयोग है फिल्मों में होगा, वेब सीरीज में होगा, तो उसका फ़र्क, उसका असर फिल्मों में आप किस तरह देखते हैं? कंटेंट क्रिएटर के रूप में किस तरह देखते हैं? कितना असर इंडस्ट्री पर इस चीज़ को होगा, टेक्नोलॉजी का खासकर? जहाँ आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में मेरा ये मानना है कि हम किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। हम कहाँ आके अटक जाते हैं कि हमारी फिल्मों के बजट लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमारी रेवेन्यूज़ और वो लिमिटेड होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में वहाँ के अटक जाते हैं। बट जब OTT प्लेटफॉर्म और सरकार द्वारा इतनी मदद मिलेगी तो वो बजट कंस्ट्रेंट नहीं रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी में मेरा ऐसा मानना है कि हम विश्व में सबसे आगे निकल जाएंगे, किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। और जो कहानियाँ आज तक भारत में क्या दुनिया में जो कहानियाँ नहीं सुनी गई हैं, हमारे वीर गाथाओं की, हमारी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की, वो सब दुनिया और देश के सामने लेके आएंगे। सर, अब तकनीक की बात हुई तो आप चूँकि लंबे समय से फिल्मों से जुड़े हैं, आपके मुझे लगता है कोई कई दशकों से आप फिल्म वितरण से काम से जुड़े हैं, आपने बहुत शुरुआती स्तर पर फिल्मों का देखा है कि किस तरह फिल्में बनती थी। तो सर कुछ ऐसी बातें आप बता सकते हैं कि आपका दौर में जो फिल्में थी, किस तरह फिल्में बनती थी, किस तरह रीलें आती थी, और आज का दौर जो बदला है, तो उसकी कोई यात्रा आप हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ तो? जी देखिए, हमारी कंपनी को 70 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी ने 1955 में शुरुआत की थी फिल्म वितरण की। आज की तारीख में इंडिया में ओनली एग्जिस्टिंग कंपनी है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो 70 साल से चल रही है और एक्टिव है। मुझे 50वां साल है फिल्म वितरण में एक्टिव रोल करते हुए। तो मैंने तो वहाँ से ट्रेनिंग ली थी जब मैं 14-15 साल का था। तो फिल्मों में 50-60 किलो के बॉक्स आते थे, उनमें रीलें आती थी, तो हमें रोल दिया जाता था कि उन बॉक्स को रखे जाए, करीने से 1 नंबर से लेके लास्ट नंबर तक की वो रील जमाई जाए, उसको पैक किया जाए, उसको चपड़ी लगाया जाए, फिर किस सिनेमा में जाएगी उनके लेबल लगाया जाए, फिर उनको साइकिल रिक्शा में या किसी में भी रख के बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाना होता था। तो हमने वहाँ से शुरुआत की है। और आज तो दौर टेक्नोलॉजी का आ गया, अब तो आप घर में बैठ के जैसे टीवी देखते हैं, थिएटर में भी वैसे ही देखते हैं। तो वो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिल्म बॉक्सेस की, रीलों की, वो सब अब दौर ख़त्म हो गया है। अब वो खाली म्यूज़ियम्स की शोभा बढ़ा रही हैं, पर बाकी तब से अब
की कहानी। जी। तो सर अभी पहले जो रीलों में के जरिए फिल्में आती थी, तो मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि अभी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होती है सिनेमा में, कोई फिल्म बनी मुंबई में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होता है, कैसे फिल्में सिनेमा में आती हैं, वो जो क्या तकनीक है उसके बारे में यदि आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ तो। देखिए पहले क्या होता था, ये रीलों से आती थी, तो रीलों में क्या होता था, रीलें कट जाती थी, रीलें में स्क्रैचेज आ जाते थे, तो जो क्वालिटी ऑफ फिल्म थी जो दर्शक देखते थे वो बहुत ख़राब होती थी। अब सारी जो टेक्नोलॉजी है वो सब सैटेलाइट पे चली गई है, तो आप फिल्म प्रोजेक्शन से सैटेलाइट के थ्रू सिनेमा में पिक्चर देखते हैं, किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आएगा, टॉप क्वालिटी के साउंड्स आएंगे, सारी बढ़िया से बढ़िया बेहतर आपको हर चीज़ मिलेगी, तो सुविधाएं कहीं से कहीं बेहतर हो गई हैं। आप चूँकि सर फिल्म में देखने का भी निश्चित रूप से आपको शौक़ रहा होगा कि किस तरह फिल्मों की कहानियाँ आती थी, किस तरह तकनीक आती थी, एक एक गाने की शूटिंग करने के लिए महीनों लग जाते थे। पर अब चूँकि अब वीएफएक्स का दौर है और बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिल्में शूट होने में भी समय बहुत कम लगता है। तो वो जो फिल्में देखने का जो एक दौर था, फिल्में किस तरह की होती थी टेक्नोलॉजी की, तो उसमें आज से 30 साल 40 साल पहले का दौर और आज का दौर, किस तरह का परिवर्तन आप फिल्मों में महसूस करते हैं? देखिए जो 1980s और 1990s की बात करें अपन, तो जो संगीत का दीवानापन था वो तब कहीं दिखता ही नहीं है। एक हमने फिल्म रिलीज़ की थी तेजाब, उसमें एक गाना था माधुरी दीक्षित का 1 2 3, तो जब वो थिएटर में चलता था तो लोग स्टेज पर चढ़ जाते थे, सीटों पे खड़े होते थे, डांस करते थे, और आप यकीन मानिए जब शो ख़त्म हो जाता था तो 500-700 रुपये की रेजगारी हर शो में स्टाफ के लिए मिल जाती थी। तो मैंने वो दौर भी देखा है। उसके बाद मुगले आजम, मदर इंडिया, पाकीजा और ऐसी 50 पिक्चरें, मैंने राम लाखन पिक्चर एक रिलीज़ की थी, उसके गाने, तो पहले ये म्यूज़िक भी इतने ही बड़े अच्छे होते थे और दर्शकों का खुले दिल से वो पैसों की बारिश करते थे उन गानों पे। जी जी। सर फिर से मैं लौटता हूँ सरकार के जो अभी वेव्स 2025 को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि अभी फिल्म इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको सरकार चाहती है कि ऑर्गेनाइज वे में ये काम इंडस्ट्री काम करे और एक ऑर्गेनाइज तरह से लोगों को वेतन मिले, सब तमाम चीज़ें हों। तो आपको लगता है सर ये सरकार के जो प्रयास हैं, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में एक इंडस्ट्री का दर्जा देने की हमेशा मांग रही है, आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ेगा इंडस्ट्री पर, और सरकार को और किस तरह के प्रयास इसके लिए करने चाहिए? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब यही दूंगा कि ये हम काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाए। अब सरकार भी क्योंकि इसमें जुड़ गई है तो इसमें कोई शंका नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ हम बढ़ने लग गए हैं, पर इसमें समय लगेगा। जी जी। अभी सर एक ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि अभी एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, बहुत सारी फिल्में एआई के सपोर्ट से बन रही हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि आने वाले समय में शायद कोई करेक्टर नहीं होगा फिल्मों में, कोई कैमरा नहीं होगा, सारी फिल्में एआई से बनेंगी। तो किस तरह की कल्पना आप करते हैं, चूँकि आप एक लंबा दौर अपने फिल्मों का देखा है? मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके उसको समझा सकता हूँ। आप जो हमारे साउथ के टॉप एक्टर हैं रजनीकांत जी, उनको जब रियल लाइफ में देखते हो तो वो आपको लगते हैं कैसे, और जब वो ट्रांसफॉर्म होके आते हैं तो वो एआई का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें भी, और उसके बाद जो वो एक्टिंग करते हैं, जो स्टंट्स करते हैं, जो सब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कितना फ़र्क है, 10 और 100। तो ऐसे कैसे आने वाले समय में ऐसे ऐसे एक्टर आपको होंगे जो कि उनकी डेथ हुए 50 साल हो गए, बट हम उनको वापस जीवंत सिनेमा के पर्दे पे देख पाएंगे। ऐसी कोशिशें चल रही है और वो दिन दूर नहीं है, हम जल्दी ही इसको मूर्त रूप में ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर अभी जो वेव्स 2025 की बात हो या फिर ये वेव्स ओटीटी की बात हो, सॉफ्ट पावर भारत की हमेशा एक बड़ी पावर रही है, चाहे वो योग की बात करें या भारत की संस्कृति की बात करें हम लोग, तो भारत अपनी सॉफ्ट पावर के माध्यम से पूरी दुनिया को आकर्षित भी करता है, और भारत की सॉफ्ट पावर के माध्यम से लोग उसकी लोहा भी मानते हैं, जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार या जो मिनिस्ट्री है वो चाहती है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भारत की एक सॉफ्ट पावर बने और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की कहानियाँ, भारत का नाम जाए। तो आप ये जो मनोरंजन जगत है एक सॉफ्ट पावर के रूप में निश्चित रूप से बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, रसिया में भारत के गाने बजते हैं, जापान में भारत के गाने बजते हैं, तो आने वाले दिनों में और किस तरह की आपकी एक कल्पना है कि भारत की जो मनोरंजन जगत का इंडस्ट्री है दुनिया में जाएगी, किस तरह का आपकी कल्पना है? देखिए,
हम बहुत तेज़ी से दुनिया में फैले जा रहे हैं। जो हमारा बिजनेस है इंडियन सिनेमास का बहुत बड़ा हो गया है। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि इतना बड़ा हम बिजनेस दुनिया में कर पाएंगे। और हिंदी फिल्मों के ज़्यादा तो हमारी तो साउथ की फिल्मों ने जो बिजनेस किया है अमेरिका में, लंदन में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और सारे मतलब दुनिया की किसी भी कंट्री का आप नाम ले लें तो इतना बड़ा बिजनेस हुआ है कि हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कम नहीं होगा, ये तो बढ़ेगा ही। और ये जो प्लेटफॉर्म आ रहा है ये एक नए रास्ते खोलेगा, नई दिशाएं देगा। सर आपने जो बात कही बिल्कुल उससे सहमत भी हूँ और बिल्कुल ठीक भी है। जैसे RRR फिल्म आई थी, हम कल्पना किया करते थे कि हॉलीवुड फिल्मों की तरह हमारा भी 1000-2000 करोड़ का बिजनेस होगा। पहले 50 करोड़, 100 करोड़, मैक्सिमम 200 करोड़ तक की फिल्मों क्लब में फिल्में आती थी। पर RRR और बहुत सारी फिल्में हैं जिनका 1000 करोड़ तक का एक बिजनेस हुआ है। तो सर ये जो बीच में अभी दौर आया है पिछले 8-10 साल में, तो इसको किस तरह आप इस बदलाव को महसूस करते हैं? खासकर साउथ की फिल्में बहुत तेज़ी से इसमें हिट हुई हैं। देखिए क्या हुआ ना कि पहले हमें बहुत लगता था कि हमारी पिक्चर लिमिटेड टू इंडिया है, दर्शक हमारे इंडिया वाले देखते हैं, बाहर वाले नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उस सबसे बाहर निकले और हमने बड़े बजट की पिक्चरें बनाई और बड़े लेविश स्केल पे बनाई। उसमें साथ में हमने टेक्नोलॉजी का और माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया कहानी में और रूपांतर में और बड़े बड़े सेट्स में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बिल्कुल सफल रही और दर्शक निकल के आए और काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया। तो वो जो बिज़नेस आप 100-200 करोड़ की बात कर रहे हैं वो 1000, 1200, 1500 करोड़ तक चले गया। और आने वाले समय में ताज्जुब नहीं होगा अगर ये पिक्चरें 2-2.5 हज़ार करोड़ का बिजनेस करेंगी। जी बिल्कुल। सर अभी वेव्स 2025 में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ भारत के कंटेंट क्रिएटर हो या दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर हो, वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के कंटेंट को जाने समझें, उस पर कुछ आगे काम करें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, कोई संथाली भाषा है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, उसका कोई कंटेंट क्रिएटर है, उस पर कोई फिल्म बनाना चाहता है, अपनी कोई कहानी कहना चाहता है, तो इसके माध्यम से अपनी कहानी पूरी दुनिया को वो बता सकता है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो वेव्स OTT है या वेव्स जो सबमिट हो रहा है उसके माध्यम से किस तरह भारत की कहानियाँ देश में और दुनिया में कही जाएंगी, सुनी जाएंगी, उसका कितना असर और इसका कितना प्रभाव आप मानते हैं? देखिए वेव से जो हिंदुस्तानी कहानियाँ हैं, ये हमारे देश की कहानियाँ हैं, वो तो बाहर जाएंगी। बट कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन जाएगा तो छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे उनको OTT प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो यहाँ के अपनी कहानियाँ बोल सकते हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो अपनी कहानियाँ भी दुनिया तक ले जा सकते हैं। सर इसके साथ साथ ये मूवीज़ के साथ साथ इस जो वेव्स 2025 का मकसद एक ऑनलाइन गेमिंग हो, जैसे Dream11 हो या पॉडकास्ट हो, इस तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका भी इसमें स्पेस देने की बात कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मूवीज़ के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग, पॉडकास्ट, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसका एक बड़ा लेवल इस पर पहुंचने की संभावना इसमें लगती है? तो जो मूवीज़ के अलावा दूसरे चीज़ कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए एक बड़ा अवसर आपको लगता है कि ये उपलब्ध कराएगा? डेफिनेटली है। एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जो गेमिंग की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया तो बहुत पिछड़ गया उस गेमिंग में और कंट्रीज़ बहुत आगे निकल गई। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो गेमिंग के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और अब आप ये मान के चलिए कि बच्चों के लिए एजुकेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और बाकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी ऐसे ऐसे गेम्स आएंगे कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी सर हॉलीवुड की लगभग हर साल सैकड़ों फिल्में भारत में रिलीज़ होती हैं, भारत की सैकड़ों फिल्में विदेशों में रिलीज़ होती हैं और वो अलग अलग भाषाओं में डब होती हैं। जैसे अभी हम बात करें तो वेब सीरीज़ की तमाम फिल्में कम से कम 8 से 10 भाषाओं में डब होके ऑडियंस के पास जाती हैं। तो इस तरह जो डबिंग वाला सिस्टम है उसके माध्यम से सब जगह की जो फिल्में हैं, चाहे वो कोरियाई फिल्में आप हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी की फिल्में कोरियाई वाला देख सकता है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी अभी पैदा हुई है उससे आपको लगता है कि सर एक नया इंडस्ट्री, मनोरंजन की जगत की नई इंडस्ट्री खड़ी हुई है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानियाँ पहुँच रही हैं? आपको इस बारे में आपका सर क्या कहना है? देखिए जहाँ तक अपन डब फिल्मों की बात करते हैं तो ये दो तरीके हैं। डब फिल्में होती है और एक होती है सबटाइटल फिल्में। तो सबटाइटल फिल्में तो क्या हो जाती हैं कि नीचे जिस कंट्री की लैंग्वेज होती है वो कंट्री की लैंग्वेज नीचे सब टाइटल्स रन करने शुरू हो जाते हैं और नहीं तो बाकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। और आजकल तो OTT पे ऐसे आ गए कि आपने टीवी पे देख रहे हैं, आपको किस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम देखना है या फिल्म देखनी है आप उसको स्विच कर सकते हैं।
कोरिया में देखनी है, चाइनीज़ देखनी है, आपको इंग्लिश में देखनी है, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अच्छा, अच्छी बात क्या है कि कोई भी अच्छी पिक्चर, कोई भी अच्छी कहानी, भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक अच्छी कहानी को ऑडियंस को बिना भाषा समझे वो उसको एंजॉय कर सकता है, देख सकता है और उसको अप्रिशिएट कर सकता है। सर, अभी जैसे ओटीटी की हम बात कर रहे हैं कि लगभग भारत में दर्जनों ओटीटी इस समय मौजूद हैं, जिसमें वेव्स ओटीटी भी है। बड़े कलाकार जो अभी तक ओटीटी में से बसते थे, जो हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकार हैं या हॉलीवुड के बड़ा कलाकार हैं, अभी उनका भी इंटरेस्ट हुआ कि ओटीटी पे जो फिल्में होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट, उसमें वो कर रहे हैं फिल्में, और वो फिल्में ओटीटी पे रिलीज़ हो रही हैं। तो एक बड़ा ट्रेंड हम देख सकते हैं कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी ओटीटी की फिल्में कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका ओटीटी का जो असर है, जो प्रभाव है, क्या वाकई इतना गहरा है कि बड़े आर्टिस्ट भी अब ओटीटी में अपनी फिल्में कर रहे हैं अभी? देखिए, जहाँ तक बड़े एक्टरों की बात है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कोई बड़े एक्टर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें कर रहे हैं। बीच में कोरोना के टाइम में कुछ पिक्चरें ऐसी थीं जो बड़े एक्टरों की जो ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी, बट कोरोना काल ख़त्म होने के बाद जब वो एक्टर आए तो वो थिएटर में ही रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो कॉस्ट ऑफ पिक्चर है, जो एक्टरों की फ़ीस है और जो मेकिंग है, वो ओटीटी पे नहीं निकल पा रही थी। तो इसलिए वो पहले थिएटर पे जाते थे, थिएटर पे रिलीज़ करके 8 वीक बाद वो ओटीटी पे आ रहे थे। बट जैसी आप बात कर रहे हैं तो मुझे फ्यूचर वही दिख रहा है कि अब बड़े बड़े एक्टर भी पिक्चरें ऐसी करेंगे जो सीधे थिएटर में नहीं आके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। जी सर, आप चूँकि वितरण से जुड़े हुए हैं और फिल्में बड़े सिनेमा हॉल में वितरण करते हैं फिल्में, तो क्या लगता है सर आने वाले दिनों में जो सिनेमा हॉल है उनका दौर कैसा भविष्य उनको रहने वाला है? ऑडियंस की रुचि को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो सिनेमा का दौर है वो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। लोग कुछ भी बोल लें, जो क्रिकेट का मज़ा आपको स्टेडियम में जाके आता है वो आपको टीवी पे नहीं आ सकता। तो वो बात फिल्मों की है, बट हमें उसके लिए फिल्में उस लेवल की बनानी पड़ेगी कि लोग थिएटर में आए, उसको एंजॉय करें और वापस खुशी खुशी घर चले जाएं। अभी हम कहीं ना कहीं उस मकसद में पीछे हो रहे हैं, वो हमको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जी जी। सर, एक कहानियों की अगर बात करें तो पिछले एक दशक से कुछ ऐसी कहानियों पर फिल्में बनी हैं जो बहुत अनयूजुअल कहानी है, बिल्कुल अलग हटके कुछ कहानी है, और वो फिल्में बहुत हिट भी रही हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। तो एक जो ट्रेंड सेट कहानी थी पहले, उनको छोड़कर जो मेकर्स हैं कुछ अलग कहानियों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो रिस्क भी है, जैसे लगान फिल्म की बात करें तो इस तरह के रिस्क भी ले रहे हैं। तो सर, आपको लगता है कि इस जो फिल्म मेकर है, नई कहानियों के प्रति उनका रुझान है, तो उस पर जो रिस्क ले रहे हैं उससे कितना नई कहानियाँ निकलने की संभावना है, और वो उनका जो फिल्म मेकर है उनका कितना कैसा मन रहता है कि नई कहानियों पर काम किया जाए? देखिए, दुर्भाग्य से क्या है ना कि फिल्म इंडस्ट्री वाले घिसी पिटी पुरानी कहानियों पे काम करना चाहते हैं जो सक्सेसफुल है। वो नई फिल्मों पे, नई कहानियों पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है इसमें रिस्क है। कुछ पिक्चरों की मैं बात करूं, अभी करंट में हुई थी, तो जैसे एक पिक्चर आई थी लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, इस टाइप की कई पिक्चर हैं जो कि आपके दिल को छू जाती है, आपको बहुत अच्छी लगती है, बट वो कहीं ना कहीं थिएटर के जो ऑडियंस है वो 200-300 रुपये देख के वो नहीं देखना चाहते, वो ओटीटी पे देखना चाहते हैं। तो वेव्स कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करेगा, और वो जो अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं और जो अच्छे एक्टर हैं जो उनको परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म। जी, तो सर आने वाले दिनों में अगर बात करें तो दुनिया की जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें ऐसा कहा जाता है कि भारत लगभग जो टॉप के 5 देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी हमारी, मुझे लगता है भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं दुनिया में, जो पहला भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है। तो आने वाले दिनों में वेव्स ओटीटी भी आ गया, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में भारत की जो फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री है किस तरह ग्रो करने वाली है? भारत के टॉप 5 में जाने की क्या संभावना है भारत की लगती है आपको? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत टॉप 5 में आज भी है, बट अगर जिस ढंग से प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम फर्स्ट 3 में होंगे या शायद उससे भी ऊपर होंगे। सर, ये पहली ऐसी समिट है, अभी तक आपने देखो कि पर्यावरण को लेकर समिट हुई है या तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर समिट होती है, लेकिन खुद सरकार कंटेंट को लेकर इस वेव्स जैसा बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर एक समिट कर रही है, तो निश्चित रूप से सरकार की एक मंशा है कि भारत में कंटेंट हब बने, भारत कंटेंट क्रिएटर को एक मौका मिले,
दुनिया के जो कंटेंट क्रिएटर है वो भारत में आए, टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन हो, कंटेंट का इंटरेक्शन हो, तो सरकार खुद इंटरेस्ट ले रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक बड़ा बूम लेकर आने वाले हैं, बड़ी संख्या में रोजगार पैदा इस चीज़ से होंगे और बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट इन चीज़ों से होगा। आपको सर किस तरह की आपकी कल्पना है इसको लेकर? नहीं, 100% होगा। मतलब जो आज रेवेन्यूज़ हैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, चाहे वो फिल्मों के ज़रिए हो, चाहे OTT के ज़रिए हो, चाहे और किसी भी ज़रिए हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म आ गया और इसको सही ढंग से अगर हमने सबने सपोर्ट कर दिया तो अगले 5 से 10 साल में हम शायद 50 गुना ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे और विश्व को ऐसा एंटरटेनमेंट देंगे जो जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज बंसल, जो उत्तर भारत के ख्यातनाम फिल्म वितरक और प्रदर्शक हैं, हमसे बातचीत कर रहे थे वेव्स और वेव्स OTT पर। धन्यवाद।